गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पिछला जो टेस्ट हम लोगों ने लिया था, फर्स्ट टेस्ट, उसमें भी आप लोगों को डिटेल डिस्कशन करके हमने पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया था। कुछ कुछ बच्चे जो बाहर के थे, जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ते थे, उन्होंने भी कहा कि सर मुझे भी इस तरह का क्वेश्चन चाहिए। तो हमने इसीलिए इसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, ताकि जो बच्चे मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को देख करके इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो प्रैक्टिस करवाया है और करवा रहा हूँ, वो सभी को इससे बेनिफिट मिले। तो जो हमारे चैनल्स के द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं उन बच्चों को भी आप अगर शेयर कर देंगे तो सबको इससे बेनिफिट होने वाला है। देखिए, ये टेस्ट नंबर सेकंड जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। पहले भी हम फर्स्ट टेस्ट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिए थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेस्ट नंबर 2। तो टेस्ट नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अभी हम आप लोगों को टेस्ट नंबर 2 का डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिस लोगों को भी, जिस बच्चों को ये प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट अगर हो, तो वो इस पर कमेंट करके पूछ लेंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना हो। फिर भी अगर लगे कि ये क्वेश्चंस पूछना है तो कम से कम एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इस पर जरूर बता दीजिएगा। जैसे देखिए बच्चों, दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 3m मोल रता वाले 3 लीटर NaCl के बिलियन में इसके मोलों की संख्या कितनी होगी। 3m का मतलब ही हो गया 3 मोल पर लीटर। 3 मोल पर लीटर समझिएगा यहाँ पे अच्छे से। पर लीटर में 3 मोल, मतलब 1 लीटर में अगर 3 मोल है तो 3 लीटर में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो 1 लीटर में 3 मोल, तो 3 लीटर में 9 मोल। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, कौन अनुशंक गुण धर्म नहीं है। आपको पता है कि अनुशंक गुण धर्म उसको बोलते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हमने आपको बताया था कि पूरे प्रकृति में आप लोगों को 4 तरह का अनुशंक गुण पढ़ना है। एक है हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब और बाष्प दाब का अवनमन। बट यहाँ तो बाष्प दाब का अवनमन है नहीं। हिमांक अवनमन दिया हुआ है, क्वथनांक उन्नयन दिया हुआ है, परासरण दाब दिया, ये तीनों अनुशंक गुण है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन अनुषंग गुण नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रकाशिक सक्रियता अनुषंग गुण नहीं होता है, क्योंकि अनुषंग गुण को प्रकाश से कोई क्या मतलब ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन, किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या हो जाता है। आपको मालूम है कि किसी भी विलायक में अगर कोई भी विलेय पदार्थ को आप मिला दीजिएगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोई भी जब हम विलेय पदार्थ उसमें मिलाते हैं ना, तो उसका बाष्प दाब घट रहा है। ऐसे भी आप जनरल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर शुद्ध पानी है, उसको खौलाइएगा तो शुद्ध पानी 100 डिग्री पे बॉयल करना शुरू कर जाएगा, खौलना शुरू कर जाएगा। लेकिन अगर उस पानी में थोड़ा सा चीनी अगर डाल देते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम चीनी अगर डाल देते हैं, तो देखिएगा वो उसको खौलाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब 100 डिग्री से ज़्यादा, तो 100 डिग्री से ज़्यादा तापमान चाहिए खोलने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ गया है। तो याद रखिएगा, किसी भी विलायक में अबाष्पशील विलेय को घुलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन आदर्श विलयन नहीं है। देखिए, आदर्श विलयन के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। आदर्श विलयन वैसे विलयन को बोलते हैं जिसमें विलेय और विलायक जो हम एक साथ जो घुलाते हैं, वो दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए। जैसे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, दोनों का नेचर सेम हो रहा है। बेंजीन टोलुइन, दोनों का नेचर सेम हो रहा है। ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन, ये दोनों का नेचर सेम हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में देख लीजिए, इथाइल आयोडाइड है और यहाँ इथाइल अल्कोहल है। इथाइल आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल, दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए यह विलयन जो है आदर्श विलयन नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा परासरण दाब जो होता है, लिखा है निम्न में किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा। सबसे ज्यादा परासरण दाब उसी का होता है जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए, ऑप्शन ए में दिया BaCl2, इसको तोड़िएगा आयन में तो इसमें कणों की संख्या 3 हो जाएगी। एगो बेरियम, 2 क्लोरीन, 3 कण में टूटेगा, इसमें 2 कण टूटेगा, और ये दोनों तो खैर आयन में टूटेगा ही नहीं। तो हमने क्लियर बता दिया कि परासरण दाब अनुषंग गुण है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगा उसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो इसमें कणों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है।
देखिए धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण होता है, ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। धनात्मक विचलन का मतलब होता है कि दोनों को मिलाने पर जो विलयन का वाष्प दाब है वो रॉल्ट के नियम से जितना वाष्प दाब होना चाहिए उससे ज़्यादा वाष्प दाब हो जाए। तो जितना अनुमानित वाष्प दाब होता है रॉल्ट के नियम के हिसाब से, उससे अगर ज़्यादा वाष्प दाब हो रहा है तो ऐसे विलयन को हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है HCl का कितना % विलयन जो होता है जलीय विलयन स्थिर क्वाथी होता है। तो HCl का कितना प्रतिशत जलीय विलयन स्थिर क्वाथी होता है, याद रखिएगा HCl का 20.2% जलीय विलयन जो है वो स्थिर क्वाथी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इथेनॉल का कितना प्रतिशत जलीय विलयन स्थिर क्वाथी होता है। तो आपको सब बताया हुआ इथेनॉल का 95% जो विलयन होता है वो स्थिर क्वाथी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 की बात कर लें तो निम्न में से किसका मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से किसका मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखो मोलरता, मोललता, आपको बता दें मोललता, देखिए मोलरता, नॉर्मलता, ये सब जो चीज है ना वो द्रव्यमान ये आयतन पर निर्भर करता है, और जो आयतन पर निर्भर करने वाला चीज है वो जो है ताप पर निर्भर करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोललता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोललता है जो वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से 0.1 बिलियन के किसका हिमांक सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा हिमांक सबसे अधिक उसी का होगा जिसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा, ठीक है। हिमांक उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या बोले, हिमांक अवनमन एक अनुषंग गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन भी सबसे ज्यादा होगा और उसका हिमांक भी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है 0.1 बेरियम नाइट्रेट का वन टॉप गुणांक 2.74 है तो बिलियन की, तो विघटन की मात्रा कितनी होगी। देखिए विघटन की मात्रा निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए बेरियम नाइट्रेट है, ठीक है, BaNO3 का होल 2, जब इसको तोड़ेंगे ना तो टूटता है Ba पर प्लस प्लस 2NO3 पर माइनस। इसका मान लीजिए 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में से ये जीरो है, ये जीरो है, कुछ देर के बाद मान लीजिए टूटा तो 1 में से x हो गया, ठीक है, और ये बन गया x, ये बन गया 2x, क्योंकि 1 मोल टूटने से 2 मोल बनता है, 1 मोल बनता है, तो ये x मोल टूटा तो x मोल बना, आई 2x मोल बना। जब साम्यावस्था आ गया, जब टूटने की प्रक्रिया जब रुक गई, उसके बाद जब टोटल मोल निकाले तो पता चला कितना है टोटल, लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल निकल के आ गया 1, ये बचा हुआ कितना था 1 माइनस एक्स प्लस ये कितना था x प्लस ये था 2x, सबको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2x आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका वन टॉप गुणांक दिया 2.17, यानी कि 1 प्लस 2x का वैल्यू दिया हुआ है 2.74, तो यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.74 में से 1 घट जाएगा तो 1.74 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1.74 में 2 से डिवाइड कर दिए 0.87 आ जाएगा, मतलब 87% हो जाएगा जी। इसका आंसर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 87%। कहाँ गया इसका आंसर, यहाँ पे देखिए 87%। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 87%। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि निम्न में कौन वैद्युत अपघट है। याद रखिए वैद्युत अपघट उसी को बोलते हैं जो आसानी से आयन के रूप में टूट जाए। चीनी, ग्लूकोज, बेंजीन, ये सब जो है सहसंयोजक यौगिक है, ये आयन में नहीं टूट सकते हैं, मतलब 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा मोलरता की इकाई क्या होती है। याद रखिएगा मोलरता का इकाई होता है मोल प्रति लीटर। कहाँ गया मोल प्रति लीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो इसकी मोलरता कितनी होगी। देखिए 2 ग्राम NaOH, मोलरता का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। मोलों की संख्या कितना हो गया, मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दिया हुआ भार बटा NaOH का अनुभार कितना होता है 40, ये हो गया मोलों की संख्या। बिलियन का आयतन कितना है 200, 200 को केजी में बदल दीजिए 1000 से डिवाइड कर, तो 2/40, 1000 चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 200, 200 25 10 और 5 8 40, 1/4 आ गया, 1/4 का मतलब 0.25।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, कौन राउल्ट के नियमानुसार धनात्मक विचलन दर्शाता है। देखिए धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को इथेनॉल के साथ मिला देंगे तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। मतलब राउल्ट के नियम से इसका जो वाष्प दाब है राउल्ट के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 16, करा 234.2 ग्राम सुक्रोज के बिलियन में 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो इस बिलियन की मोललता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मोललता निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या मालूम होना चाहिए और विलायक का भार मालूम होना चाहिए। तो विलायक का भार देखिए कैसे निकालेंगे, 234.2 ग्राम ही टोटल बिलियन का वजन है, उसमें विलेय के वजन को माइनस कर देंगे, यानी कि हमको निकल के आएगा 200 ग्राम विलायक का भार। फिर हमको निकाल देना है मोललता, तो मोललता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का दिया हुआ भार बटा विलेय का अनुभार 342, हो गया मोलों की संख्या। और विलायक का भार कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिए 1000 से भाग दे करके, तो ये हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होकर के 10 आ गया और ये 5, तो 5 चलेगा ऊपर, 1/10 गुना 5/1 हो गया, 5 गुना 10 यानी कि 0.5, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर, 5% केन शुगर जिसका अनुभार दिया हुआ का बिलियन 1% पदार्थ के साथ आइसोटोनिक है। देखिए आइसोटोनिक का मतलब ही होता है जिसका परासरण दाब समान हो, यानी कि केन शुगर का परासरण दाब और दूसर का पदार्थ का परासरण दाब दोनों का समान है। देखिए परासरण दाब जहां समान कहेगा यानी कि π1 बराबर π2, यानी n1 बराबर n2, क्योंकि आयतन सेम है ताप भी सेम है, तो मोलों की संख्या बराबर हो गया। मोल बराबर फार्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो इसका मोलों की संख्या कितना होगा, दिया हुआ भार हो गया 5 ग्राम और अनुभार है 342, तो 5/342 बराबर, इसका दिया हुआ भार कितना है 1 और अनुभार तो इसका निकालना ही है, क्रॉस कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना, तो 5 यहाँ लिख देते हैं 5m बराबर 342, तो m बराबर हो जाएगा 342/5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 68.4। 17 का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेंजीन के एक घोल में एक पदार्थ का मोल अंश 0.2 है, तो इसकी मोललता कितनी होगी। देखिए मोल अंश दिया हुआ 0.2, 0.2 का मतलब हो गया क्या बताइए 2/10, 2/10 का मतलब हो गया 20/100, लिख सकते हैं इसको। मतलब ये कि अगर 100 मोल टोटल बिलियन का मोल है, बिलियन के टोटल मोलों की संख्या अगर 100 है तो उसमें विलेय का मोल कितना है 20, तो विलायक का कितना मोल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं विलायक का मोल हो जाएगा 80, है ना, 100 में से 20 घटा दो, विलायक का 80 मोल हो गया। 80 मोल कौन हो गया बेंजीन, यानी कि 80 मोल बेंजीन में 20 मोल जो है कोई विलेय पदार्थ घुला हुआ है, तो 80 मोल बेंजीन है तो हमेशा करते हैं विलायक का भार निकाल देते हैं, तो भार बराबर क्या होगा 80 गुण बेंजीन का अनुभार कितना, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कि 12×6 72, 78, 78 में गुना कर दीजिए 80 से, तो ये आ जाएगा कितना 8 64, 8 7 56 और 6 62, इतना ग्राम आ गया, है ना, 6240 ग्राम आ गया, ये विलेय का भार हो गया। तो पूछ रहा है इसका मोललता कितना हो, आपको पता है मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, तो विलेय के मोलों की संख्या कितना निकला है 20 बटा विलायक का भार कितना हो गया 6240, इसको केजी में बदल दीजिए तो 1000 से भाग हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, आ जाएगा 20/6.24, 6.24 से 20 में भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3.2। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी हो गया। कैसे निकाले पता चल गया, मोल अंश दिया हुआ था, मोल अंश का मतलब अपना मोल बटा टोटल, 2/10 लिख सकते हैं इसको, मतलब इसको 20/100 भी लिख सकते हैं। तो 20 मोल अगर विलेय होगा तो 100 मोल बिलियन होगा, उसमें विलाय का मोल निकाल दिए, 100 में से 20 घटा के 80, उसको ग्राम में चेंज कर दिए, फिर उसको किलोग्राम में बदल दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19, किस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैस के, यहाँ पर देखिएगा गैस के जल में विलेयता, तो गैस का जल में विलेयता जैसे आ गया तो समझ जाना वो हेनरी का नियम, हम लोग हेनरी के नियम का पालन कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, शॉर्ट की दोष होता है, याद रखिए शॉर्ट की दोष किसमें होता है NaCl, KCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड में होता है, 20 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप देखिए पी टाइप में क्या होता है निम्न वर्ग वाला को मिलाया जाएगा, तो जैसे इसमें देखिए सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक मिलाया गया,
बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक, आर्सेनिक उच्च वर्ग का तत्व है। सिलिकॉन वर्ग 14 का है, आर्सेनिक वर्ग 15 का है, तो 14 में 15 मिलाएगी तो एन टाइप बन जाएगा। सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम मिलाया जा रहा है। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोनों एक ही वर्ग का तत्व है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, आर्सेनिक के साथ बोरॉन मिलाया जा रहा है। आर्सेनिक वर्ग 15 का तत्व है, बोरॉन वर्ग 13 का तत्व है, तो 15 वाला में 13 वाला मिला रहे हैं, मतलब कम वाला मिला रहे हैं, इसका मतलब पी टाइप बनेगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शॉर्ट की 2 किस्में होता है, तो सिजियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हो गया। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक में होता है। देखिए एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, उच्च वर्ग वालों को मिलाया हुआ रहता है, यानी सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक मिला देंगे। आंसर आपके सामने में है, तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आइसोटोनिक विलयन में क्या समान होता है। देखिए आइसोटोनिक अभी जस्ट बताया है, आइसोटोनिक का मतलब ही होता है उसका परासरण दाब समान होना, तो परासरण दाब समान होता है, तो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है एक क्रिस्टल x और y से मिलकर के बना है। x जो है वो जालक पर है, जालक मतलब समझिएगा पूरे क्रिस्टल, जो क्रिस्टल जो बना रहा है x बना रहा है, और y जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों पर है। ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टल है किस टाइप का, तो एफसीसी के जैसा। आपको मालूम है कि एफसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है, और जालक बना रहा है कौन, एक्स बना रहा है, ठीक है। तो एक्स बना रहा है, एक्स का मतलब एक्स के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। एक्स के परमाणुओं की संख्या 4, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 8, परमाणुओं की संख्या 4, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 8, यानी कि एक्स के परमाणुओं की संख्या 4 होगा, वाई के परमाणुओं की संख्या 8 हो जाएगी। यानी कि अनुपात निकाल दीजिए 4:8, सिंपल अनुपात निकालिए तो 1:2 हो जाएगा, यानी कि एक्स एगो और वाई 2 फार्मूला हो जाएगा x/2। 24 का आंसर बी हो गया। 25 में देख लीजिए एफसीसी में सतह के जो परमाणु होते हैं, याद रखिए एफसीसी यानी कि जो उसके फलक पर जो यानी कि सतह पर जो परमाणु उपस्थित रहता है एफसीसी में, वो कितने परमाणुओं के द्वारा साझा रहता है। साझा रहने का मतलब कितना से सटा हुआ रहता है, कितने के संपर्क में रहता है। तो याद रखिएगा जो परमाणु सतह पर रहेगा, जैसे मान लीजिए देखिए इस सतह पर परमाणु है, तो एक कोना वाला से भी सटल रहेगा, चारों कोना वाला से, देख रहे हैं, और एगो इसके ऊपर में रहेगा, एगो इसके नीचे में, मतलब टोटल 6 परमाणुओं के संपर्क में रहता है। तो याद रखिए 25 में एफसीसी में जो है वो समन्वय संख्या 6 होती है, मतलब एक परमाणु 6 परमाणुओं के संपर्क में रहता है जो सतह पर वाला होता है, इसलिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा 26 में देख लीजिए निम्नलिखित में से किस धातुओं का ऑक्साइड विद्युतीय गुण दर्शाता है। याद रखिएगा सिलिकॉन का ऑक्साइड नहीं, याद रखिए डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं उसके जो कुछ ऑक्साइड है जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है, वो बिल्कुल धातु के जैसा विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा CrO2। 26 का आंसर हो जाएगा CrO2। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस आपको दिख रहा होगा, जैसे ग्रेफाइट ही तो क्रिस्टलीय है, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलीय है, क्वार्ज कांच, यहाँ पे देखिए कांच शब्द लग गया, अगर कांच नहीं रहता, अगर कांच को हम लोग ढक देते ऐसे, तो यहाँ पे क्वार्ज खाली अगर आंसर देता तब तो भाई क्वार्ज जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन कांच लगा दे इसका मतलब ये अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डायोड और ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए डायोड और ट्रांजिस्टर बनाया जाता है अर्धचालक के द्वारा, सेमीकंडक्टर के द्वारा। आंसर हो गया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 29 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम लोग बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया NaCl। अब देखिएगा NaCl की जो संरचना है किस प्रकार की होती है। याद रखिए NaCl की जो संरचना है वो FCC के जैसी होती है। अगला है NaCl में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है। याद रखिए NaCl में एक सोडियम अपने आसपास के 6 क्लोरीन परमाणुओं से घिरा हुआ रहता है, इसलिए NaCl में सोडियम की समन्वय संख्या 6 होती है। नंबर 30 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है ZnS में जिंक की समन्वय संख्या कितनी होती है। याद रखना है ZnS में एगो जिंक अपने चारों तरफ से 4 सल्फर के द्वारा घिरा रहता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, हमने इसको बना दिया है। ऑप्शन में दिया था 2, 8, 6, 12, लेकिन याद रखिएगा जिंक सल्फाइड में जिंक की समन्वय संख्या 4 होती है। खैर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको नहीं भी बनाए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे पूछ रहे थे कि ऑप्शन गलत दे दिया गया, इसलिए हमने इसको सही करके आपको बता दिया है।
क्वेश्चन नंबर 32, सीसीपी और एससीपी की समन्वय संख्या कितनी होती है? याद रखना है, सीसीपी और एससीपी की समन्वय संख्या 12 होती है। सीसीपी का भी समन्वय संख्या मतलब समझिएगा उप सह संयोजन संख्या, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सीसीपी का भी समन्वय संख्या 12 होता है और एचसीपी का भी समन्वय संख्या 12 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है एचसीपी में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? एचसीपी में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? याद रखना, एचसीपी में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 12 हो जाएगी, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 12 और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 6, यानी कि 33 का आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऋणायन की समन्वय संख्या सबसे अधिक है? देखिए, यहाँ ऋणायन की समन्वय संख्या धनायन दोनों का बराबर है, यहाँ भी धनायन और ऋणायन का बराबर है। यहाँ पे ऋणायन की समन्वय संख्या कम है, यहाँ पे ऋणायन की समन्वय संख्या देखिए, सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या 4 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की समन्वय संख्या 8 होती है। इनकी ऋणायन की समन्वय संख्या इसमें ज़्यादा है, तो आंसर डी हो जाए। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। किसी बच्चे ने पूछा कि सर कैसे शुद्ध जल की मोलरता 55.5 कैसे हो सकती है? देखिए बच्चे, आपको मालूम होना चाहिए कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml को हम लीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम पर लीटर हो गया, यानी कि 1 लीटर में 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को मोल में बदल दीजिए, तो 1000 ग्राम को मोल में बदलेंगे, इसका मतलब मोल कितना हो जाएगा पानी का, वाटर के मोलों की संख्या दिया हुआ भार बटा अनुभार। तो वाटर पर H2O का अनुभार होता है 18 ग्राम। 18 से जब भाग दीजिएगा ना तो 55.5 मतलब कट जाएगा, यानी कि 1 लीटर में जल के मोलों की संख्या 55.5 होती है, इसलिए इसकी मोलरता भी 55.5 हो जाएगी। तो इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए यहाँ पे आपके सामने में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 से, उदासीन ऑक्साइड कौन होता है? याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी के सभी आपके कॉपी में लिखाया है। ये सारे के सारे जो है ये उदासीन ऑक्साइड ही हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन में बंधन कोण का मान कितना होता है? आपको बताया जी, ओजोन का संरचना इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है, थोड़ा सा झुकाव। ये बंधन कोण का मान होता है 117 डिग्री। इसका आंसर सी हो जाएगा। सल्फर का कौन सा अपरूप अनुचुंबकीय? देखिए, सल्फर का कई अपरूप है, H2, S6, S8, S20, लेकिन इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, सल्फर का जो एक अपरूप है वो है H2, ये अनुचुंबकीय होता है और बाकी सब प्रतिचुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लें, संस्पर्श विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है? ये सबको मालूम है, संस्पर्श विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, H2SO4। जब H2SO3 लिखा गया था उसको हमने सुधार कर दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 40, ओलियम का सूत्र होता है, याद रखना, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7, H2H2O7, तो 40 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्री पौधों में सबसे अधिक क्या रहता है? तो याद रखना है, समुद्री पौधों में सबसे अधिक रहता है आयोडीन। 41 का आंसर डी हो गया। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन हो गया। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी फ्लोरीन ही है, तो 43 का आंसर भी ए हो गया। 44 में K4FeCN का होल 6 क्या है? अरे ये तो ब्रैकेट से ही पता चल रहा है कि ये जो है समन्वय यौगिक है, जटिल यौगिक है, तो 44 का आंसर बी हो गया। आइए बाकी जो हम लोग देख लें, 45, 46 और 47। 45 में NiCO का होल 4 है,
में निकेल की समन्वय ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? याद रखना, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी कई बार इसको पूछा है। क्योंकि कार्बोनिल एक क्या है, उदासीन यौगिक है, और जो उदासीन होता है उसकी समन्वय संख्या 0 होती है। तो NiCN का होल 4 में निकेल की समन्वय ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय होने के लिए प्रसंकरण sp3 होना चाहिए, और प्रसंकरण sp3 किस में हो सकता है? जिसमें वीक लिगेंड हो। तो ये देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये तो खैर पैलेडियम है। निकेल में अगर देख लें तो निकेल में ये स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड है, Cl4 क्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड आता है, इसलिए इसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि प्रसंकरण इसका निकाल कर देख लीजिएगा, sp3 आएगा। आपको निकलने का तरीका आपको बता दिए है, कैसे निकलता है मालूम है आप लोगों को? हाँ, जैसे निकेल है तो निकेल का परमाणु संख्या हो गया 4s2 और 3d8, लास्ट वाला 20 और 8 28 हो गया। लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +2 निकल के आएगा, यानी कि S में से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दीजिए, 3d8 मतलब D में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से फिर हो जाएगा 6 7 8। देखिए 8 में दिख रहा है ना, ये पूरा 3 बॉक्स एकदम बिल्कुल जोड़ा में है, बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना जोड़ा के बचा हुआ है। इसका मतलब इधर तो अभी कोई ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकते, चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है। तो आगे वाला बॉक्स से देखेगा तो देखिए 4x पूरी तरह से खाली था, और इसके बगल में 4p जो है वो भी पूरी तरह से खाली है। तो एक s वाला और 3 p वाला, ये चारों मिल करके बनाया गया sp3 है ना, ये 4p है, ये सब मिल करके बनाया गया sp3, प्रसंकरण sp3, इसका मतलब आकृति चतुष्फलकीय। आंसर हो जाएगा NiCl4 पे 2-। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन उदासीन लिगेंड नहीं है? याद रखिएगा, कौन उदासीन लिगेंड? अमोनिया उदासीन लिगेंड है, कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, H2O उदासीन लिगेंड है। NO2 पे माइनस चार्ज आता है जी, कहीं भी लिखते हैं ना, जैसे NaNO2, तो कैसे टूटेगा? Na पे प्लस, NO2 पे माइनस, यानी कि यह उदासीन लिगेंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन एम्बिडेंट लिगेंड है? एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब आप समझते होंगे जो दोनों साइड से लोन पेयर दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइनाइड। तो 46 का आंसर कौन हो गया? साइनाइड। 48 का 49 में हो गया, निम्न में कौन चिलेट लिगेंड है? आपको मालूम है चिलेट लिगेंड के बारे में आपको बताया था कि चिलेट लिगेंड वैसा लिगेंड होता है जो लोन पेयर देने के बाद एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मोनोडेंटेड से काम तो चलेगा नहीं, मतलब उसमें बाइडेंटेड या उससे ज़्यादा वाला होना चाहिए। तो देखिए मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, यूनिडेंटेड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, ये बाइडेंटेड है। ऑक्जेलेट आयन इसका नाम है, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो 49 का आंसर सी हो गया। 50 का आंसर देख लें, K4FeCN का होल 6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा? देखिए ऐसे भी पता चल रहा है इस 6 गो लिगेंड है, तो पहला बात तो कि इसका प्रसंकरण या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, एक दोनों में से कोई होगा। चूंकि 6 गो है यहाँ पे लिगेंड, 4 गो रहता तो ये दोनों में से कोई हो सकता था। तो ऐसे आपको शॉर्टकट में पहचानने के लिए सिखा है। तो 6 गो है। अब सवाल है कि सर sp3d2 कि d2sp3? तो यहाँ पे देखिए लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी जाता है तो वो दो बॉक्स को खाली करवाता है, यानी कि शुरू वाला डी में से ही बॉक्स को खाली करवा के अपना यूज करेगा, यानी कि पहले ही डी इसका आ जाएगा, इसलिए इसका प्रसंकरण d2sp3 होगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है? याद रखिएगा ये सभी वर्ग 15 के तत्व हैं, और वर्ग 15 में नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। तो 51 का आंसर ए हो गया। अगर हम बात करें 52 का, तो 52 में दिखा हुआ है कमरे के ताप पर सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सा है? कमरे के ताप पर सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सा है? तो कमरे के ताप पर 52 का है, नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक होता है। हाँ, ये क्वेश्चन में 53 पढ़ गए, सॉरी। नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक कितना होता है? देखिए नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक होता है 77.2 केल्विन, और ऑक्सीजन गैस इस दोनों बताया हुआ है। ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक 90 केल्विन होता है, नाइट्रोजन गैस का 77.2 केल्विन। 52 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं आप लोग, सामने में आपके, कमरे के ताप पर सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सा है? देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
इसको O2 नीचे लिखना चाहिए, तो O2H2N2 He2। He2 तो खैर बनता ही नहीं है, अगर He2 नहीं होता ना तो आंसर आपका डी ही हो जाता, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है। लेकिन आपको मालूम है कि He बनता है लेकिन He2 नहीं बन सकता है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिया हुआ। अच्छा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में हमको अगर पता लगाना रहे कि सबसे कम क्रियाशील कौन गैस है, सबसे ज्यादा स्थायी कौन गैस है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में है। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% इसकी मात्रा उपस्थित है नाइट्रोजन गैस की, क्योंकि सबसे ज्यादा यह स्थायी गैस होता है, कम क्रियाशील होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 का, तो कौन गैस जल में घुलनशील होता है? याद रखिएगा, अमोनिया गैस पानी में आसानी से घुल जाता है। तो 54, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसीलिए कोई पूछ भी देता है कि क्यों सर ये क्यों घुल जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी में घुल करके। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम लोग बात कर लें, तो N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होती है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता हमेशा 4 होती है जी, 4 से ज्यादा नहीं। अधिकतम सहसंयोजकता नाइट्रोजन का कितना होता है? 4 होता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो गया, सहसंयोजकता 4। क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए, ओस्टवाल विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है ओस्टवाल विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भूरा बलय परीक्षण किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट की जांच के लिए की जाती है। ब्राउन रिंग टेस्ट आपको बताए हुए हैं। भूरा बलय परीक्षण यानी कि ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट की जांच के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 अगर देख लें, तो 58 में कह रहा है P4 अणु में प्रत्येक कोण कितना? P4 मतलब समझ रहे हैं, आपको याद होगा हमने बताया था कि P ये श्वेत फास्फोरस जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप से, यही है P4। इसका प्रत्येक बंधन कोण 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। तो P4 अणु में प्रत्येक बंधन कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील जितने भी तरह के फास्फोरस, उसमें श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ए हो गया। अब आइए लास्ट में हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 60। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिख रहा होगा, होम सिग्नल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना, होम सिग्नल के रूप में फॉस्फीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, H3PO3 की भास्मिकता कितनी होती है? आपको बताया था कि ये ऐसा वाला क्वेश्चन जब आएगा ना भास्मिकता निकालने के लिए, तो उसकी आप संरचना बना लीजिए। H3PO3 का संरचना बनाने के लिए सिखाए थे, एक फास्फोरस दे देना है, एक ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, एक फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। टोटल ऑक्सीजन है कितने? 3, तो 2 ऑक्सीजन को ऐसे OH के रूप में जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन को डायरेक्टली फास्फोरस से जोड़ दीजिए। याद रखना है, जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक रहता है वही H+ के रूप में बाहर निकलता है और वही इसकी भास्मिकता होती है। तो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट है? 2, इसलिए इसकी भास्मिकता 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ए होगा। 62 की अगर बात कर लें, तो साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधनों की संख्या होती है। देखिए, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल जिसको हम लोग नाम दिया, खाली साइक्लो इसलिए लगा दिया कि आप कंफर्म हो जाए कि भाई इसकी संरचना साइकिल के जैसे PO, यहाँ पे देखिए PO, यहाँ पे देखिए PO, यहाँ पे देखिए ऐसे करके यहाँ पे बनाया हुआ, तो साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? देख लीजिए, POP एक बंधन हो गया, POP 2 बंधन, POP 3, इसमें आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 63 अगर हम लोग देखें, तो H3PO3 को गर्म करने पर कौन सा गैस मुक्त होता है? देखिए, H3PO3 को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये बन जाता है H3PO4 प्लस में PH3, फॉस्फीन गैस निकलता है। याद होगा इस रिएक्शंस का नाम हमने दिया था, थोड़ा सा याद कीजिए, असमानुपातिक अभिक्रिया, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कौन सा गैस निकलता है? फॉस्फीन गैस, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 64 का, तो 64 में आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिकतम धातु है, सबसे अधिकतम तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। धातु पूछता तो आंसर हो जाता है एल्युमिनियम, लेकिन तत्व पूछा है तो तत्व के हिसाब से आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 65, पोलोनियम प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? थोरियम के रूप में। 65 का आंसर डी। किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है? हमेशा, कभी चेंज नहीं होता, याद रखना। फ्लोरीन का, सबका चेंज हो जाएगा लेकिन फ्लोरीन का चेंज नहीं होता है।
तो 66 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन का निकालना, आपको पता है जिसका निकालना उसको x। फ्लोरीन का भी जस्ट बताया है कि हमेशा -1 होती है, तो यानी एक फ्लोरीन का -1 तो दो फ्लोरीन का -2, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 आ जाए। ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, 67 का आंसर सी हो गया। अगर हम लोग 68 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 68, तो 68 में आप देख रहे हैं अधिक अम्लीय है। याद रखिएगा, ऊपर से जब नीचे हम लोग जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो साइज बढ़ता है, और साइज जितना बढ़ेगा है ना, बंधन उतना ज़्यादा कमज़ोर होगा, और बंधन जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा है ना, उस बंधन को तोड़ करके H+ को बाहर करना आसान होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, टेल्यूरियम का साइज सबसे बड़ा है। साइज बड़ा तो बंधन का लंबाई ज़्यादा, बंधन का लंबाई ज़्यादा तो उस बंधन को तोड़ना आसान, इसलिए सबसे पहले H+ का त्याग कौन करेगा? तो H2Te, आंसर इसका ए हो जाएगा 68 का। सबसे कम अम्लीय कहता है तो आंसर H2O हो जाता है, लेकिन अधिक पूछ रहा है, अधिक अम्लीय कौन है, तो आंसर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें, निम्न में से कौन अणुचुंबकीय है? याद रखिएगा, अणुचुंबकीय कौन है? ऑक्सीजन। बाकी सब देख रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सब के सब प्रतिचुंबकीय, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में रहता है। ऑक्सीजन ही कोई ऐसा यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन दो जो है वो बिना जोड़ा कर रहता है। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे इसका अणु का, तो इसमें देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन बिना जोड़ा के नजर आता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार इसको बोर्ड में पूछा है, याद रखना ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 70 है, श्वेत फास्फोरस में PP बंधनों की संख्या कितनी होती है? देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो है ना वो है ही नहीं। श्वेत फास्फोरस का संरचना भी जस्ट हमने आप लोगों को बनाया था, P P P और P, ऐसे करके इसका संरचना होता है जी, ऐसे। इसमें PP बंधनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 को PP बंधन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 6 नहीं दिया हुआ है। याद रखना ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको कोई अगर पूछ दे कि कितनी होती है, तो इसमें PP बंधनों की संख्या 6 होती है। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबके लिए न्यूट्रल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग सभी को ये क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को सोल्यूशन करवाया, आप लोगों को ईजी वे में समझ में आया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट अगर रह गया हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात ये भी कमेंट कीजिए कि इस तरह के सोल्यूशन करवाने से क्या आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है या नहीं, या अगर इस तरीके से नहीं बेनिफिट होता है तो फिर इसके लिए कोई दूसरा तरीका भी हम आप लोग जैसा बताएंगे उसी के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन हैं। इस टोटल 10 जो हमने टेस्ट लेने का जो आप लोगों को प्लानिंग किया है, अगर आप टोटल 10 टेस्ट अगर दे देते हैं तो आपको बिल्कुल हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का केमिस्ट्री में कम से कम डर नहीं होगा। आराम से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लास करने की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो आप जो भी इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, कम से कम इस सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और सारे का सॉल्यूशंस भी आप बार बार रिवाइज करके सेंटर पे जा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करके आ सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले टेस्ट में मिलते हैं।